Hello everyone, this is Vraj Shah, Law and Justice. So, today we are going to make discuss on very important subject and that is Panchnama. Yes, nowadays it has become a legal jargon. But what is the meaning of Panchnama? The Honorable Supreme Court ने याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में पंचनामा को लेकर कौन सी अहम बातें कही, ये सारी बातों को हम आज के केस में जानेंगे और सीखेंगे। कोई लॉ स्टूडेंट हो, लेक्चरर हो, एडवोकेट हो या हमारे जज साहब हो, हम सब के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही अहमियत रखता है। तो सबसे पहले पंचनामा को लेकर जानेंगे। पंचनामा एक संस्कृत वर्ड से रिलेट करता है। पंच विच मीन्स अ रिस्पेक्टेड पर्सन, एक इज्जतदार व्यक्ति, और नामा विच मीन्स अ रिटन डॉक्यूमेंट, जिसे पंचनामा कहा जाता है। विच मीन्स इट्स अ डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग सर्टन थिंग्स विच अकर्स in the presence of the punch and which are seen and heard by them at scene place। मतलब पुलिस अधिकारियों के समक्ष घटना स्थल पर पंच के द्वारा जो कुछ भी देखा गया हो, जो कुछ भी सुना गया हो या जो कुछ भी हुआ हो, उसे अपने बयान के रूप में वह दर्ज करवाते हैं और उस निवेदन पर अपनी दस्तखत या सिग्नेचर करते हैं। अगर कोई पंच के सभ्य दस्तखत या सिग्नेचर करने में असमर्थ है तो वो अपने थंब इंप्रेशन से भी पंचनामा को प्रमाणित कर सकते हैं, जिसे पंचनामा कहा जाता है। पंचनामा में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 मेंबर्स होते हैं या कम से कम 2 मेंबर्स होते हैं, लेकिन अमूमन तौर पर जनरली 2 मेंबर्स पंच के सभ्य के तौर पर होते हैं। पंचनामा किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी चीज, मुद्दामाल, कोई आर्टिकल या किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पंचनामा में किन लोगों को शामिल किया जा सकता है, कौन से लोग पंच के सभ्य के तौर पर नियुक्त होते हैं। जो व्यक्ति अपने स्थानीय निवास में अच्छी इमेज रखता हो, रिस्पेक्टेड पर्सन हो, निष्पक्ष हो, इंडिपेंडेंट हो, ऐसे लोग पंच के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। अगर किसी महिला का पंचनामा करना हो तो पंच के सभ्य के तौर पर महिला पंच का होना आवश्यक है। अगर किसी केस में कोई आई विटनेस नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे वक्त में पंच के सभ्य का स्टेटमेंट का एविडेंटरी वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आई विटनेस नहीं है तो पंच के सभ्य की जो भी स्टेटमेंट होगी उसकी वैल्यू अहमियत रखेगी। सीधे तौर पर पंचनामा का जिक्र कोई भी लॉ या एक्ट में नहीं है, मगर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में सेक्शन नंबर 100 में पंचनामा को लेकर इनडायरेक्टली कुछ गाइडलाइंस दी गई है। क्या है सेक्शन नंबर 100? उसमें क्लोज 1 टू क्लोज 8 दिए गए हैं, जिसमें पंचनामा को लेकर कुछ क्लोजेस में इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दी गई है। सेक्शन नंबर 100 क्लोज 4, जांच की जगह पर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर जाते हैं तो वहां के स्थानीय निवासियों में से किसी भी 2 व्यक्ति को गवाह के तौर पर वहां पर ले जाते हैं, उनका बयान दर्ज करते हैं और उस बयान पर, उस निवेदन पर उनकी दस्तखत या सिग्नेचर करते हैं। अगर वहां के स्थानीय निवासी लोगों में से कोई आने से मना करे तो आसपास के रिहायशी जो इलाके हैं वहां से 2 व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जांच की जगह पर ले जाते हैं और उनका बयान दर्ज करते हैं। ऐसा करने के लिए उनको लिखित रूप से हुक्म भी जारी किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 100 क्लोज 5, जांच की जगह पर अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोई भी मुद्दा माल या चीज या आर्टिकल्स मिलते हैं तो उस आर्टिकल्स को जांच के लिए ले जाना आवश्यक हो तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर
उसकी अलग से सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, जिस पर गवाह के सभ्य की दस्तखत होती है, जिसे सीजर पंचनामा भी कहा जाता है। सेक्शन नंबर 100 क्लोज 8, अगर स्थानीय निवासी में से कोई भी लोग विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, कोई पर्याप्त कारण के बिना ही आने से मना कर रहे हो या मालाफाइड इंटेंशन से आने से मना कर रहे हो, तो ऐसे तौर पर उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। भारतीय दंड संहिता, द कोड ऑफ इंडियन पीनल 1862 सेक्शन नंबर 187 के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। क्या है सेक्शन नंबर 187? द कोड ऑफ इंडियन पीनल 1862 सेक्शन नंबर 187 में यह कहा गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है और उसे सहायक होने में किसी व्यक्ति को जरूरत है और ऐसा करने के लिए वह कानूनन बंधा हुआ है, फिर भी उसमें वह लापरवाह रहता है या मालाफाइड इंटेंशन से अपनी सहाय अदा नहीं कर पाता है, तो ऐसे तौर पर ऐसे व्यक्ति को 2 महीने की सिंपल इंप्रिजनमेंट या 200 रुपए का जुर्माना या दोनों ही सजा दी जा सकती है। किस तरह के पंचनामा होते हैं? What are the types of पंचनामा? कई तरह के पंचनामा होते हैं, जैसे कि स्पॉट पंचनामा, सीजर पंचनामा, इंक्वेस्ट पंचनामा, अरेस्ट पंचनामा, मेमोरेंडम पंचनामा और अदर्स पंचनामा, जिसमें कई तरह के पंचनामा का जिक्र होता है। स्पॉट पंचनामा, इस पंचनामा को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद बनाते हैं, विच मीन्स वो जांच की जगह पर जाते हैं, 2 पंच को साथ में लेकर जाते हैं और वहां पर आफ्टर द क्राइम क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, उस सारी बातों को वो स्पॉट पंचनामा में लिखा जाता है पंच के समक्ष। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चोरी की वारदात हुई हो तो घर का लॉक टूटा हुआ है, घर का सामान बिखरा पड़ा है, वह सारी बातों को स्पॉट पंचनामा में लिखा जाता है। नंबर 2, सीजर पंचनामा, जांच की जगह पर अगर कोई चीज, मुद्दामाल या कोई आर्टिकल्स मिलते हैं और वह जांच के लिए आवश्यक है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी लिस्ट बनाते हैं, जिस पर पंच के सभ्य की सिग्नेचर होती है, उनकी दस्तखत लेते हैं, जिसे सीजर पंचनामा कहा जाता है। नंबर 3, इंक्वेस्ट पंचनामा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेक्शन नंबर 174 के तहत इंक्वेस्ट पंचनामा लिखा जाता है। क्या है इंक्वेस्ट पंचनामा? अगर किसी व्यक्ति की डेथ सस्पिशियस रीजन से होती है या उसकी डेथ का पर्याप्त कारण नहीं मिल पा रहा हो या अननेचुरल डेथ हो, तो ऐसे तौर पर जो डिसीज पर्सन है उसकी बॉडी पर कोई इंजरी के मार्क है या कोई अदर मार्क्स है, कोई वेपन के मार्क्स है, इस तरह का पंचनामा लिखा जाता है, जिसे इंक्वेस्ट पंचनामा कहा जाता है। नंबर 4, अरेस्ट पंचनामा, अगर किसी व्यक्ति की अरेस्ट पुलिस करती है तो उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसकी बॉडी पर कौन से मार्क्स हैं, उसके कौन से कपड़े हैं, ये सारी बातों को अरेस्ट पंचनामा में लिखा जाता है। नंबर 5, मेमोरेंडम पंचनामा, हम सब जानते हैं एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन नंबर 25 सेक्शन नंबर 26, किसी भी एक्यूज की पुलिस कस्टडी में लिए गए स्टेटमेंट इनएडमिसिबल है, लेकिन सेक्शन नंबर 27 इसमें एक्सेप्शन है। अगर कोई एक्यूज पर्सन पुलिस कस्टडी में अपना निवेदन दे रहा हो और उस निवेदन में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स निकलकर सामने आ रही हो, जो पंच के सामने ही रिकॉर्ड की जा रही हो, तो उसे मेमोरेंडम पंचनामा कहा जाता है। पंचनामा में कंटेंट्स कौन से होने चाहिए, इसके साथ ही अदर्स पंचनामा क्या है, यह जानना भी आवश्यक है। अगर कोई जगह पर एक्सीडेंट हुआ हो तो किसी व्हीकल की पोजीशन क्या है, अगर एंटी करप्शन का केस हो तो प्री ट्रैप पंचनामा, पोस्ट ट्रैप पंचनामा, ऐसे कई तरह के पंचनामा होते हैं। पंचनामा में किस तरह का कंटेंट लिया जाता है, यह जानना भी हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो पंचनामा में सबसे पहले टाइम और डेट को लिखा जाता है।
लेकिन यहाँ डेट के फॉर्मेट को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि डेट का जो फॉर्मेट है वो आवर्स और मिनट में लिखा जाता है। जैसे कि 10:05, 5:03, इस तरह से। सेकंड, जो भी पुलिस स्टेशन है वो पुलिस स्टेशन का नाम और उसकी जगह लिखी जाती है। नंबर 3, जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं उनका नाम और उनका डेजिग्नेटेड रैंक भी पंचनामा में लिखा जाता है। पंचनामा में जितने भी पंच हैं वो सारे पंच के सभ्य के नाम, उनकी उम्र और उनका एड्रेस लिखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष का पंचनामा करना हो या किसी जांच की जगह का पंचनामा करना हो तो उसमें वो सारी पर्टिकुलर बातों को लिखा जाता है। अगर जांच की जगह से कोई मुद्दामाल या आर्टिकल रिकवर हुए हो तो उसका भी पंचनामा किया जाता है, वो भी उसके अंदर लिखा जाता है। अगर ऐसे मुद्दामाल या आर्टिकल्स में, ऐसी चीज़ों में कोई दस्तावेज हो या करेंसी नोट्स हो तो करेंसी नोट्स और दस्तावेज के जितने भी नंबर्स हो उसको भी पंचनामा में लिखा जाना आवश्यक माना जाता है। और इसी के साथ पंचनामा में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उनकी सिग्नेचर और पंच के जितने भी सभ्य होते हैं उनकी सिग्नेचर भी होना आवश्यक है। तो इस तरीके से पंचनामा का कंटेंट होता है। पंचनामा का कंटेंट के साथ अब हम चलते केस स्टडीज की तरफ। पंचनामा को लेकर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने याकूब अब्दुल रजाक मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में पंचनामा को लेकर अहम फैसला दिया है। 2013 SCC 1। इस केस में कन्विक्शन को लेकर इस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया था कि रिकवरी जो हुई थी वो प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं की गई थी। इवन सीजर पंचनामा एविडेंस एक्ट की सेक्शन नंबर 27 के तहत प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं किया गया था। इस पर कोर्ट ने क्या कहा? इस पर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 218 में कहा, पैरा नंबर 218 में कहा कि पंचनामा एक इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है जो अपने साथ कई सारे एविडेंस को कैरी करता है। पंचनामा सिर्फ क्राइम ऑफ सीन या फिर जो घटना हुई है सिर्फ उसके रिगार्डिंग ही बात नहीं करता, पर उसके साथ साथ उससे जुड़े सारे एविडेंस, जो भी घटना हुई है उसका टाइम, उस घटना से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है, जितना भी मुद्दामाल है, जो भी चीज़ रिकवर हुई है वो सारी चीज़ों को पंचनामा में लिया जाता है, उसे लिखा जाता है। तो पंचनामा एक लीगल डॉक्यूमेंट है और साथ ही पंचनामा पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उनकी सिग्नेचर होती है, जो पंच होते हैं उनकी सिग्नेचर होती है और ये पंच निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 224 224 में भी कहा कि अगर इस प्रोसीजर के कुछ अंश को फॉलो नहीं किया जाता है तो पूरे पंचनामा को खारिज नहीं किया जा सकता। जो भी प्रोसीजर है उससे थोड़ी सी डिफर प्रोसीजर को फॉलो किया जाए तो वह प्रोसीजर पॉल्यूटेड प्रोसीजर नहीं मानी जा सकती है। अगर कोई जांच में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पंच नहीं मिल पाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद जांच कर सकते हैं और उसी के साथ जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जो मुद्दामाल होते हैं, उसे सीज कर सकते हैं और अपना रिपोर्ट भी बना सकते हैं, जिसे स्पेशल रिपोर्ट कहा जाता है। अगर कोई प्रोसीजर थोड़ी जो डिफर हुई होती हो तो ऐसे मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को विटनेस बॉक्स में बुलाकर इंक्वायरी की जा सकती है, लेकिन सारी ही प्रोसीजर को गलत माना जाना ये योग्य नहीं है। इसी के साथ एक और केस विष्णु कृष्णा बेलूरकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1974-76 बॉम्बे लॉ रिपोर्टर 627। इस केस में द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक क्वेश्चन को रेज किया, वेदर द पंचनामास आर हिट बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 162 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। द क्वेश्चन वॉज रिफर्ड बाय द फुल बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। और इस केस में
द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में पैरा नंबर 8 में कहा कि अगर पंचनामा पंच की हाजिरी में पुलिस ऑफिसर ने बनाया हो या पंच के सभ्य ने लिखा हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। रही बात सेक्शन 162 की, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन नंबर 162 क्या है? अगर पुलिस अधिकारी के समक्ष निवेदनकर्ता अपना निवेदन दर्ज करवा रहा हो तो उस निवेदन पर निवेदनकर्ता की सिग्नेचर को नहीं ली जाएगी। लेकिन पंचनामा में अगर ऐसा कोई निवेदन हो, क्योंकि सेक्शन नंबर 162 में इस बात को कहा गया है कि निवेदनकर्ता की जो सिग्नेचर है वो पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए निवेदन पर नहीं होगी, क्योंकि ऐसा निवेदन किसी धमकी देकर या कोई और तरीके से भी लिया गया हो। तो पंचनामा में अगर ऐसा कोई निवेदन आ जाता है तो एज पर सेक्शन 162 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 उतने हिस्से को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और बाकी का पंचनामा है वो एडमिसेबल माना जाता है। तो ये थी पंचनामा को लेकर बड़ी बातें जो समझनी बहुत ही आवश्यक थी। पंचनामा की एविडेंटरी वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज पंचनामा कैन बी यूज एज अ कॉरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। पंचनामा को एक समर्थन कारक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पंचनामा इज नॉट अ सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस। पंचनामा कोई ठोस सबूत नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ एनी सब्सटेंशिव पीस ऑफ एविडेंस only relying upon पंचनामास on record there cannot be conviction। किसी भी ठोस सबूत की गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में पंचनामा के आधार पर ही किसी दोषी को सजा नहीं दी जा सकती है। तो ये थी पंचनामा को लेकर एक समझ। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।